हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। और इस रिवीजन में हमने टॉप 60 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न दोस्तों। तो 20 अगस्त को ये आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए ये टॉप 60 प्रश्न है जो कि ईवीएस की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिएगा, स्टार्ट करिएगा। फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साबुत, साबुत का मतलब जिसका क्या हो, कोई भी चूर्ण, मतलब कोई किसी भी चूर्ण फॉर्म में ना हो, क्या वो साबुत हो। वो साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर हम रख देते हैं और फिर 1 या 2 दिन बाद छोड़ देते हैं और 1-2 दिन के लिए उसी में पानी में डाला छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कहलाता है, जो सबसे पहले भाग जो अंकुरित होता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या तना कहलाता है, क्या पत्ती कहलाती है, या जड़, या फल। बताइए क्या कहलाता है। तो आप कहोगे क्या कहलाता है, बताइए, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कमेंट करके बताइए क्या कहलाता है, कमेंट करके बताइए क्या कहलाता है। बताइए, आप कहोगे क्या कहलाता है, जड़, क्योंकि जड़ी तो निकलती है उसमें से। क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की दोस्तों। प्रश्न नंबर सेकंड का भी आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल में से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। बताइए, कमेंट करिए, इसका भी कौन सा होगा। जब भी आप परीक्षण करोगे तो हमेशा कैसा रंग आएगा, नीला और काला रंग आता है। कैसा आता है, नीला और काला। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। वेरी वेरी नामक रोग, वेरी वेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विषमता के निम्न में से विटामिन की कमी होगी। बताइए, क्या B12, अभी सारे क्या है, बी के दे दिए हैं, बट B12 है, B2 है, B1 है, या B3 है। बताइए, वेरी वेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइएगा किस विटामिन की कमी के कारण वेरी वेरी रोग होता है। बताइए, तो आप कहोगे कौन सा, विटामिन B1। जो B1 है इसकी कमी के कारण क्या होता है, वेरी वेरी रोग होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करिएगा। बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। बात करते हैं वही विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है, रिकेट्स। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और हाँ, वही बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ये आपका चिकन में पाया जाता है। किसमें, चिकन में और दूध में पाया जाता है, और दूध में पाया जाता है। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं B1 की। जो विटामिन जो B1 होता है इसकी कमी जो हो जाती है, तो विटामिन की जो कमी होती है B1 की, इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है थायरीन। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, थायरीन नाम दिया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 को करने से पहले मैं आपको बता दूं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। बताइए, यानी जो पटसन का पौधा होता है वो पटसन के किस भाग से प्राप्त होता है। बताइएगा किस भाग से प्राप्त होता है, कमेंट करके बताइए। क्या बीज से होता है, पत्ती से होता है, फूल से होता है, फूल से होता है, कमेंट करके बताइए। बताइए, यह तने से बना, लिख गया है, क्या होगा, तना, यह तने से होता है। बताइए, तो आपको पता होना चाहिए किससे होता है, तने के कारण होता है। किस भाग से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है। बताइए, कमेंट करके बताना है कि इनमें से बताओ कौन सा जड़ नहीं है। बताइए, क्या मूली जड़ नहीं है, क्या शकरकंदी जड़ नहीं है, आलू नहीं है, या टेपियोका नहीं है। बात करते हैं दोस्तों जड़ की। तो जड़ आपकी मूली भी है, शकरकंदी भी है, टेपियोका भी है। टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, बताइए, केरल का है, केरल का है। और केरल में ही क्या है, आपकी शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है, केरल में है। जो आलू जो है ये क्या है, जड़ नहीं है, ये क्या है, तना है। क्या है दोस्तों, तना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की।
प्रश्न नंबर 6 में बोला गया निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है, बताइए परजीवी पौधा जो है वह कौन सा है, कमेंट करके बताइए कौन सा है परजीवी पौधा, कमेंट करके बताइए परजीवी पौधा कौन सा है। क्या पीपल है, अमरबेल है, अंगूर है या मनी प्लांट है, बताइए परजीवी पौधा कौन सा है, परजीवी पौधा आपका कौन सा है, अमरबेल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर जो 7 है, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, बताइए ऐसे कौन से पौधा है और उस पौधे के जो बीज है वो पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, बताइए क्या सहजन, मेपल, आक या आम, बताइए कमेंट करके बताइएगा किस पौधे के होते हैं, कमेंट करके बताइएगा किसके होते हैं, आम के होते हैं, किसके होते हैं, आम के होते हैं। बात करते हैं गाजर की दोस्तों, जो आपकी गाजर है, गाजर क्या है आपका, तना है, क्या है, तना नहीं है सॉरी, क्या है, जड़ है, गाजर क्या है आपकी, जड़ है, क्या है, जड़ है। अब जब गाजर जड़ है तो आपको एक जड़ का नाम और बताना है, बताइए मूली, गाजर है, मूली है, ये क्या है, जड़ है। ठीक है, बात करते हैं, बात करते हैं यहां पर गन्ना की, गन्ना क्या है, एक तना है, गन्ना हुआ आपका क्या, गन्ना, गन्ना, आलू, ये क्या है आपके, तना है, क्या है, मूंगफली बीज होता है, और सेब क्या होता है आपका, फल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र किसे कहते हैं, बताना, बताइए बीज पत्र किसे कहते हैं, बताइए क्या बीज आवरण को कहते हैं, भ्रूण को कहते हैं, बीज पत्ती को कहते हैं या बीजांड द्वार को कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं, बताइए बीज पत्ती को ही क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि बीज पत्ती को ही क्या बोलते हैं, बीज पत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर जब तक प्रश्न को मैं करता हूं। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन छोड़ने वाले बैक्टीरिया ग्रंथि नहीं होती है। अब आपको नेगेटिव वाला चाहिए, किन में नहीं होती है, बाकी इन सब में होती है, बट इनमें से कौन सा है जिसमें वह क्या बैक्टीरिया ग्रंथि नहीं होती है, बताइए किसमें नहीं होती है, बताइए किसमें नहीं होती, तुलसी में नहीं होती, स्वीट पी यानी मीठी मटर में भी होता है, बगीचे वाली मटर गार्डन पी में भी होता है, और तुलसी में नहीं होता है, मूंगफली में होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और भाई वही बात करते हैं दोस्तों मूंगफली की, मूंगफली क्या है आपका, मूंगफली क्या है आपका, बीज है, क्या है, बीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम है, बताइए व्यवस्थाओं का नाम क्या, पटल है, श्राविन्यास है, मध्य शिरा है या व्रत या पर्णव्रंत है, बताइए क्या है, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिरा विन्यास हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर जो 10 वाले का ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी हो रहा है, ये सुपर फास्ट रिवीजन है और आप जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी करें तो बेटर है। क्या है, कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, बताइए क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कमेंट करके बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताइए। देखिए कोयला भी क्या है, जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें बोला है नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये तो है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, बट जो लकड़ी है ये हमें क्या है, पेड़ से प्राप्त होती है, और ये क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। और जब जीवाश्म ईंधन नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, बताइए परंपरागत स्रोत है, क्या सौर ऊर्जा है, ज्वार भाटा ऊर्जा है, भूगर्भीय है या जीवाश्म ईंधन है। इसका तो आप आंसर बता सकते हो, बताइएगा कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए, बताइए कमेंट करके बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या सौर ऊर्जा होगा, ज्वार ऊर्जा नहीं होगा, भूगर्भीय नहीं होगा, और सौर ऊर्जा तो होगा ही नहीं,
क्योंकि परंपरागत स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, परंपरागत स्रोत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ प्राकृतिक है तो आप सूर्य लगाते। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। पौधों के ऊपरी भागों से जल वाष्प वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं, बताइए। पौधों के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? क्या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, श्वसन कहते हैं, या बाष्पोत्सर्जन कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। क्या कहते हैं भाई, वाष्प के रूप में जब ऊपर आएगी, जल की क्षति होगी तो वो क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन तो होगा, यानी कहीं ना कहीं उसमें से क्या वाष्प निकल रही है, वाष्प क्या उत्सर्जित हो रही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। हिमालय में एप्पल क्या होता है, ये आपको बताना है। यह एक औषधि का पौधा है, ठीक है, जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें, बताइए किस समूह में आप रखोगे। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइए। क्या संकट संपन्न में रखोगे, स्थानिक में रखोगे, प्रचुर या बाहुल में रखोगे, या अन्य संस्थानिक में रखोगे? बताइएगा किस में रखोगे, कमेंट करके बताइए किस में रखोगे, बताइएगा। यह एक औषधि है और यह औषधि कहाँ प्राप्त होती है, हिमालय में प्राप्त होती है। तो आप इसको किस में रखोगे, स्थानिक में रखते हैं। किस में रखते हैं दोस्तों, स्थानिक में रखते हैं। किसमें रखते हैं, स्थानिक में रखते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 15 की। हमारे सौर मंडल की बात आ रही है। कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, बताइए। पृथ्वी से छोटा इनमें से कौन सा ग्रह है? क्या मंगल ग्रह है, क्या बृहस्पति है, क्या बुध है, या शनि है? आपको पता होना चाहिए सौर मंडल में वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर का ग्रह है और इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। क्या है, जीवन है। मंगल ग्रह की बात करते हैं। लाल ग्रह ऐसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस पर लाल ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड के क्या बादल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेड ऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हाँ, और हमसे क्या पूछा है, छोटा ग्रह। और छोटा ग्रह क्या है आपका, बुध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइएगा किस ग्रह को कहते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? बताइए कौन सा होना चाहिए। वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों की पहचानना ठीक है, लेकिन प्रत्याहान करना यह गलत है, ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का वर्णन महत्वपूर्ण पर जोर देना गलत हो गया, जोर नहीं देते हैं। बच्चे की कंटेस्ट नेगेटिव वर्ड है, तो आपका एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपसे पूछा पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, शुक्र ग्रह को कहते हैं। और शुक्र ग्रह को ही क्या बोलते हैं, चमकीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? बताइए कौन अनुमोदित करता है। इसके 4 क्या है, स्टेटमेंट दिए गए हैं और अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सा होगा। 17 में का आंसर बताइए जल्द से जल्द, क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा की अवधारणा, मुद्दों को एकीकरण करना। बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, एकीकरण आ जाए, एकीकृत आ जाए, क्या है, पॉजिटिव है। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप से देखता है, ये भी बात सही है, ये भी सही है। यह थीम पर क्या है, आधारित है, ये भी ठीक है। इसमें विज्ञान सामाजिक विषय पर उपविषय शामिल है, गलत हो गया। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ABC। ABC किसमें है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। यानी 4 आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है।
के अनुभव द्वारा सीखते हैं, आप कहोगे सही बात है। अमूर्त से मूर्त की ओर सीखते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी सीखते हैं। ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, ये भी ठीक है। तो ए बी सी डी यानी चारों है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे बोला गया है निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। अब आपको बताना है कि इनमें से पाठ्यक्रम का कौन सा थीम है, बताइए। देखिए खेलकूद क्या है, ये उपथीम है। ये क्या है, ये क्या है, उपथीम है। पेड़ पौधे भी उपथीम है, जानवर भी उपथीम है, और कार्य एवं खेलकूद ये भी क्या उपथीम है। बट बात हो रही है थीम की, और थीम क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, थीम है पर्यावरण का। ठीक है, और वर्तमान में आपको बताने हैं वर्तमान में क्या पर्यावरण के कितने थीम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने होते हैं, 6 थीम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। यानी एक क्या है पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अंतरिक्ष में सुनीता। बात करते हैं सुनीता, यह एक भारतीय क्या थी, भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। इनका निधन कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। लाइए मैं ही बता दे रहा हूं, 1 फरवरी 2003 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ये लौट रही थी अंतरिक्ष में, इनका जो प्लेन था वो क्या क्रैश हो गया। बात करते हैं इनके इनके पिताजी जो थे कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के, गुजरात के रहने वाले थे, भारतीय थे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है आधारित है रोजमर्रा की चुनौतियों से, आप कहोगे एकदम गलत। असल जीवन की घटना, वास्तविक लोग और उनके अनुभव हैं। यानी इन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव किया था, और ये क्या है, वास्तविक लोग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक स्थान गलत हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक लोग के क्यों हो जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्या है अंतरिक्ष, ये एक सच्ची घटना है। क्या है, सच्ची घटना है, इसलिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला गया है, देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा 21 का आंसर क्या होगा। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है, बताइए। कौन सा सुझाव जो है उपयुक्त है, किसका उपयुक्त है, खाद्य पदार्थों को खराब होने तथा अपव्यय से संबंधित आपको बताना है। देखिए व्याख्या गलत हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री गलत हो गया, सोचा स्याही जोड़ा ये क्या गलत हो गए। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से क्या साझा करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकती है, बताइए। क्या प्रोग्रामात्मक परीक्षा में स्वच्छ अभियान चलाएंगी, क्षेत्र भ्रमण में भी नहीं चलेगा, प्रदत्त कार्य में भी नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट में चलेगा। ये परियोजना का निर्माण करेंगे और बताएंगे ये क्या है, स्वच्छता का अभियान चलाना। क्या है, प्रोजेक्ट के थ्रू यानी परियोजना के थ्रू क्या चला सकती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला गया एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 के उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये क्या है, एक चैप्टर का नाम है, नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग करता है। यह कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करता है, बताइएगा। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा 23 का क्या होगा, 23 का क्या होगा आंसर, ये आपको मुझे बताना है। बताइए, उसी से ठंडा उसी से गर्म, बताइएगा। कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करके बताइएगा। तो आप कहोगे जल चक्रण से, भाई जल चक्रण क्यों होगा, ये गलत हो जाएगा। संघनन की प्रक्रिया नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और सांस छोड़ने की समस्या, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, बताइए क्या है। विद्यार्थियों की मात्रा यानी मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रवृत्ति को संबोधित करना,
कहने का मतलब है कि बच्चे को आप उतना सिखा सकते हो जितना उसकी मात्रा के अनुसार वो सीख सके, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं सिखाना है। तो ये वाला क्या है, करेक्ट हो जाएगा। विषय के अनुसार प्रगति आकलन, अंक देना गलत हो जाएगा, पदोन्नति क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपसे बोला गया है, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्पी व्यवहार, यानी वह किस प्रकार सीख रहा है, किस विषय में ज्यादातर सीखने में रुचि ले रहा है, उसका अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है, बताइए क्या चेक लिस्ट का प्रयोग करेगा, चेक थोड़ी नहीं कर रहा है। क्रम निर्धारण गलत वर्ड है, पोर्टफोलियो पॉजिटिव वर्ड है, बट ये साल के अंत में होता है, तो ये वाला होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, एक है। दृष्टांत वर्णन उपकरण, यानी वो अपने बच्चों पर क्या दृष्टि रखता है कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है, बताइए। आकलन का सूचक हो सकता है क्या, अवलोकन, याद करना गलत हो गया, प्रत्याहान गलत हो गया, सहयोग भी कर सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं, यानी केवल ए और बी। तो इसका 26 का क्या होगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज सभी भाई बहन क्या करेंगे, एक बार शेयर जरूर करेंगे, शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, क्या राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या उत्तराखंड में, कमेंट करके बताइएगा कहां स्थित है। तो आप कहोगे, देखिए बात करते हैं राजस्थान की, तो आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है जिसका नाम, सरिस्का, क्या है, सरिस्का जो है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहां स्थित है, कहां स्थित है ये आपको बताना है। जो आपका सरिस्का है, यानी जो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और एक केवला देव घना, जो आपका केवला देव है, ये भी कहाँ है आपका, ये भी आपका राजस्थान में है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो एक है, कौन सा है, दुधवा, क्या है, दुधवा है, और एक है चंद्रप्रभा, क्या है, चंद्रप्रभा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहाँ स्थित है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ है, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, कहाँ है आपका, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की एक चीज और आपको बतानी है, उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। और एक आपको बताना है फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी भी कहाँ है आपकी, उत्तराखंड में है। गुजरात की बात करते हैं तो गिर पक्षी अभ्यारण्य है, जो गिर है, गिर पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है। वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और हाँ, एक और लिख लीजिए, असम, असम, असम की बात करते हैं तो असम का एकमात्र क्या है, काजीरंगा है, क्या है, काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, गैंडे के लिए लिख लो, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, बताइए किस चीज का अवसर मिलता है, गृह कार्य देने का, वर्णन करने का, परिभाषा देने का, तुरंत गलत वर्ड हो गए। एक ही बच्चा, क्या बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है, बच्चे कहीं से भी कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और शिक्षक को उसका जवाब क्या तत्काल देना है, तभी उसकी जिज्ञासा क्या होगी, दूर होगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे बोला गया है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, बताइए गुजरात के निकटवर्ती राज्य। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिएगा यहाँ, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका गुजरात है, ये क्या है, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है। एक क्या है, राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, और एक महाराष्ट्र है। यानी कौन कौन सा है, गुजरात है, गुजरात है एक, ठीक है, एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है। तो ये तीन है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब इसके ऑप्शन की। इसके ऑप्शन में आपसे क्या बोला गया है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य, महाराष्ट्र तो है बट कर्नाटक नहीं है, बट कर्नाटक नहीं है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है बट हरियाणा नहीं है,
राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ नहीं है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान भी है। छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है? लाल चीटी की चटनी। लाल चीटी की चटनी ये कहां फेमस है? ये आपकी छत्तीसगढ़ में फेमस है। राजस्थान की बात करते हैं, केवला देव। केवला देव रणथंभौर, क्या रणथंभौर जो है ये कहां का अभ्यारण्य है? ये भी आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां का है बताइए? ये भी आपका कहां है? राजस्थान का है। महाराष्ट्र में क्या है? बरली। क्या है? बरली जो है महाराष्ट्र में है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल किस लिए फेमस है? 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? बताइए, क्या पेपर पेंसिल परीक्षण से आनंद लिया जाता है? मौखिक प्रश्न गलत हो गया, पेपर पेंसिल परीक्षण गलत हो गया। क्या है? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाए। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों, मगरमच्छ के बारे में है कि मगरमच्छ की बात हो रही है यहाँ, तो आपको मगरमच्छ पता होना चाहिए कि किस जाति का मगरमच्छ होता है। ये आपका सरीसृप जाति का क्या है? मगरमच्छ होता है। सरीसृप जाति का क्या होता है? मगरमच्छ होता है। ठीक है, मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, यानी जब इनका शिकार होता है तो शिकारियों द्वारा ये मारे जाते हैं। तो ऐसी इनमें क्या कमी है जिसके कारण मारे जाते हैं ये? अब आपको देखना है। पहला ऑप्शन दिया है कि सींगों द्वारा मारे जाते हैं, आप कहोगे गलत, क्यों? क्योंकि मगरमच्छ के सींग कहां हैं? त्वचा द्वारा मारे जाते हैं, दांतों द्वारा मारे जाते हैं, खुशबू द्वारा मारे जाते हैं, गलत हो गया। दांत मगरमच्छ द्वारा मारे नहीं जाएंगे। किसके कारण मारे जाते हैं? त्वचा कारण मारे जाते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि त्वचा के कारण क्यों मारे जाते हैं। वो इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनकी जो त्वचा होती है, और त्वचा से क्या बनता है आपका? बेल्ट बनती है, बेल्ट बनता है और लेदर का जूता बनता है। लेदर का जूता बनता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, एक सामान्य जो मगरमच्छ होता है वो कितना लंबा होता है? यानी 4 मीटर से 25 मीटर तक का मगरमच्छ होता है। इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर मगरमच्छ कहां पाया जाता है? खारे पानी में पाया जाता है। कहां पर? खारा पानी। जहां खारा पानी होगा वहां मगरमच्छ क्या होगा? ये जरूर पाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला गया है बोरा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बोरा होता क्या है, बताइए? चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यानी बोरा क्या है? एक चिपचिपे चावल होते हैं, उसका क्या है? एक किस्म है। किस्म का मतलब हो गया कोई एक पार्ट है उसका। ठीक है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? असम में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? बताइएगा कहां पाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक वो है, क्या बोलते हैं तुम्हारा, इसका नाम क्या है? पोंगल। क्या है? पोंगल। ये आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, क्या है? पोंगल है। बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक प्रिंटिंग है जिसका नाम क्या है? मधुबनी। क्या है? मधुबनी जो प्रिंटिंग है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहार की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं असम की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। कहाँ बोला जाता है? असम में बोला जाता है। तो असम के बारे में भी कुछ नॉलेज ले लो। असम में कहाँ पाए जाते हैं? बांस के घर पाए जाते हैं। बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। और ये जमीन से कम 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। असम का एक और नृत्य है जिसका नाम क्या है? बिहू। क्या है? बिहू जो नृत्य है ये कहाँ का है? असम का है। असम में एक चीज और ज्यादा फेमस है, उसका भी आप बताइए क्या फेमस है? बताइए। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ स्थित है? ये भी आपका असम में स्थित है। और ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। बताइए किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से घोल, यानी सर्दी के मौसम में दादी जो होती है वो कई प्रकार के या निम्नलिखित घोल बनाती है जो दिए गए हैं त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए।
उपयोग करती है। यानी सर्दियों में त्वचा रूखी ना हो जाए, इसको बचाने के लिए जो घर की बुजुर्ग महिला होती हैं, जो दादी होती हैं, मम्मी होती हैं, वो एक घोल बनाती हैं त्वचा पर लगाने के लिए। अब वो घोल होता क्या है वो आपको बताना है। बताइए क्या होता है? क्या गुलाब जल और आसुत जल होता है? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस होता है। बताइए, नींबू का रस और दूध, दूध होता नहीं आप जानते हो, और सिरका होगा नहीं। अब गुलाब तो होगा बट उसमें आसुत जल नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी गुलाब जल होता है एक, दूसरा ग्लिसरीन और तीसरा नींबू। ये तीन चीजें मिला करके एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जाता है जिससे क्या है, आप सर्दियों में त्वचा पर लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी त्वचा जो होगी वो रूखी नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। बताना है कि वो पक्षी कौन है। क्या सूर्य पक्षी है, क्या कौवा है, क्या बारबेट है, या भारतीय रॉबिन है? बताइए, बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। देखिए, बात करते हैं यहाँ की भारतीय रॉबिन की। ये क्या करती है, ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? नरम टहनियों पर बनाती है। कहाँ पर बनाती है? जहाँ की टहनियां क्या होंगी, नरम होंगी। नरम टहनियों पर बनाती है। ठीक है, कहाँ बनाती है? नरम टहनियों पर बनाती है। दूसरी बात, बारबेट की बात करें, ठीक है, बारबेट की बात करें तो बारबेट की क्या सबसे छोटी गर्दन होती है। कैसी गर्दन होती है इसकी? छोटी गर्दन होती है। छोटी गर्दन होती है। छोटी गर्दन के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसकी जो चोंच होगी वो भारी और लंबी होती है। क्या होती है? भारी और लंबी होती है। बात करते हैं हम बारबेट की। एक बात और है, ये उष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं वहां पाया जाता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये जो बारबेट है ये उष्णीय कटिबंधीय पक्षी है। और आखिर में बात करते हैं कि एक छोटे पेड़ से झाड़ियों की शाखा से लटकने वाला घोंसला कौन बनाता है? सूर्य पक्षी बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सनवर्डवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सनवर्डवी कहते हैं। सनवर्डवी इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ट्रेन से संबंधित है दोस्तों। ट्रेन टिकट पर पीएनआर, पीएनआर आपको फुल फॉर्म उसकी पता होनी चाहिए। पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पैसेंजर नेम और रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म होगी। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड से संबंधित है। अब रिकॉर्ड में क्या क्या आता है वो आपको पहले देखना है। तो देखिए, पहले क्या आता है आपको ये पता होना चाहिए। रिकॉर्ड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। जो पीएनआर नंबर जो होता है ये क्या होता है? इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 10 अंकों का ये क्या होता है? नंबर होता है। क्या होता है? 10 अंकों का ये नंबर होता है। तो इसमें ही क्या होता है? पैसेंजर का पूरा रिकॉर्ड इसी में दुबका होता है। ठीक है, ठीक है, यदि पैसेंजर की हम कह सकते हैं पूरी जो जानकारी होगी वो इसी में होती है। ठीक है, पीएनआर के शुरू के जो 3 नंबर होंगे, यानी जो पीएनआर के जैसे कोई भी नंबर ले लो, शुरुआत के जो 3 नंबर होंगे, यानी शुरू के जो 3 नंबर होंगे दोस्तों, ये क्या दर्शाते हैं ये आपको बताना है। शुरुआत के जो 3 नंबर होंगे ये बताते हैं कि जो यात्री है, जो यात्रा करने वाला है वो कहां से कहां जाएगा। शुरुआत के 3 नंबर आपको ये बताते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें पता करना है कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर नंबर क्या दर्शाता है? यात्री की संख्या दर्शाता है? आप कहोगे कतई नहीं दर्शाता। व्यक्तिगत नाम दर्शाता? नहीं दर्शाता। व्यक्तिगत नंबर? नहीं दर्शाता। क्या दर्शाता है? यात्री का नाम रिकॉर्ड दर्शाता है। और शुरुआत के जो 3 नंबर होते हैं वो ये बताते हैं कि यात्री कहां से कहां तक यात्रा करने वाला है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मलयालम की। मलयालम क्या है? ये एक भाषा है। ये क्या है? भाषा है दोस्तों। अब बात करते हैं भाषा की दोस्तों कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है। वर्तमान में जो आपका संविधान है, संविधान में कितनी भाषाएं हैं ये आपको पता होना चाहिए। कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। अब बात करते हैं, मैं आपसे पूछूं कि मूल संविधान में भाषा कितनी थी? मूल संविधान में कितनी थी? तो आप बताइए मूल संविधान में कितनी भाषा थी ये आपको बताना है। तो मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी? आपकी 14 भाषाएं थी। अब बात करते हैं मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। बताइए
कि भाई मलयालम में आप अपनी माँ की बड़ी बहन को क्या कहेंगे। हिंदी में तो मौसी कहते हैं, बट मलयालम में क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कहेंगे, कमेंट करिएगा क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करिएगा सभी लोग। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मलयालम जो भाषा है ये कहाँ बोली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो पहले ये जान लेते हैं माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, बालियम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालियम्मा बोलते हैं। थम्मा नहीं बोलते, दीदू नहीं बोलते और अमुम्मा नहीं बोलते। अब बात आती है कि जो मलयालम भाषा ये कहाँ बोली जाती है, ये आपकी केरल में बोली जाती है। केरल में ही आपका क्या है, शांत घाटी, यानी शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है शांत घाटी, ये आपका कहाँ है, केरल में ही है। और केरल में ही आपकी एक बहुत ही फेवरेट डिश है, वो कहाँ क्या है, उसका नाम टेपियोका। टेपियोका भी कहाँ का है, केरल का है। टेपियोका कहाँ का है, ये आपका केरल का है। तो आपको इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है। केरल में आपको बताना है कि केरल में कौन सा स्थान है, तो बताना है आपको ये कहाँ स्थित है। देखिए बात करते हैं केरल की। अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ की एक बहुत ही फेवरेट डिश है, वो क्या है आपका टेपियोका है। लेकिन मैं आपको बता दूं लंबी नाव कहाँ पाई जाती है और नावों की रेस कहाँ होती है, नावों की रेस, नावों की रेस ये आपकी कहाँ होती है, ये भी आपकी केरल में ही होती है। और जो केरल है वो किधर स्थित है, अरब सागर में स्थित है या बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। तो आप कहोगे ये कहाँ स्थित है, अरब सागर की तरफ स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है। कौन सा, केरल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका कौन सा स्थान केरल में नहीं है। क्या वलसाड़ केरल में है, कोझिकोड केरल में है, उडुपी केरल में है या मालाखेड़ा केरल में है। तो बात करते हैं दोस्तों मालाखेड़ा की। और मालाखेड़ा कहाँ है आपका, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। बालसाड़ की बात करें दोस्तों, ये आपका कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। गुजरात की और हम बात कर लेते हैं कि गुजरात का बहुत ही ज्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वो मतलब उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। गुजरात का एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम कमेंट करके बताइए। कोझिकोड की बात करते हैं दोस्तों, जो कोझिकोड है ये आपका कहाँ है, केरल का है। ये आपका कहाँ का है, केरल का है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं उडुपी की। अब आपको बताना है उडुपी कहाँ का है। उडुपी आपका कहाँ का है, कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का है। और कर्नाटक का एक नृत्य है वो क्या है, यक्षगान। क्या है, यक्षगान। और मैं आपको बता दूं जो कर्नाटक है, कर्नाटक भी आपका अरब सागर के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला गया है गांव का नाम उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा, यानी एक जगह पर कई सारे खेजड़ी के पेड़ क्या उगे थे और उसी कारण वहां के गांव का नाम खेजड़ी हो गया। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। यह भारत में है। तो यह गांव है कहाँ है, भारत में, यानी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताइए। क्या उत्तराखंड में है, क्या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बताइए। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो एक आपकी वो है कलमकारी है, चित्रकारी भी कहते हैं, वो क्या है आपकी बरली। ये आपकी कहाँ स्थित है, आपकी महाराष्ट्र में होती है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका एक राजस्थान में एक स्थान है, इसका नाम क्या है, यानी एक स्थान नहीं है, एक आपका पक्षी विहार है, उसका नाम क्या है, रणथंभौर। क्या है, रणथंभौर, क्या है उसका नाम है, रणथंभौर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केवला देव भी आपका कहाँ का है, केवला देव भी आपका कहाँ है, राजस्थान में है। केवला देव जो पक्षी विहार है ये भी कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। और जो खेजड़ी जो वृक्ष है ये भी आपका राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान का राजकीय जो पेड़ है उसका नाम क्या है, उसका नाम भी क्या है, खेजड़ी है। क्या है, खेजड़ी है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं, उसका नाम क्या है, दुधवा। क्या है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं उत्तराखंड की दोस्तों, तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना एक राज्य है, तो इतना भी आपको ध्यान
रखना है दोस्तों। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है, यानी मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको बताना है। बताइएगा प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे बोला गया है हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। अब बताना है कि सब कौन होता है, बताइए, कमेंट करके बताइए। सबसे छोटा नर हाथी, आप कहोगे नहीं होता। सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटी मादा हाथी नहीं। सबसे उम्र दराज यानी सबसे बूढ़ी हथनी जो होती है, और वो भी मादा हथनी जो होती है, वो उन सबका क्या होती है, मुखिया होती है। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं। सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, और हाथी को ही भारत का क्या बोलते हैं, विरासत पशु कहते हैं। क्या बोलते हैं, विरासत पशु कहते हैं। क्या बोलते हैं, विरासत पशु कहते हैं। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कम से कम एक हाथी का वजन कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितना होता है, 4000 केजी, यानी 4 टन के बराबर एक हाथी का वजन होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और हाथी की चमड़ी जो है वो काली क्यों होती है, इस बात को भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, बताइए क्यों मजबूत बनाया जाता है, बताइए बताइए क्यों मजबूत बनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। क्या गलाने से, अब एक बात, हम मिट्टी के बर्तन को गलाएंगे तो वो मिट्टी भी गल जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। भूलने से नहीं होगा, जलाने से नहीं होगा, क्या होगा, बेक करके। बेक करके मतलब आप पहले क्या, मिट्टी के जो बर्तन बनाओगे उसको सुखाओगे, उसको सुखाने के बाद में आग में रखोगे, वो जलेगा नहीं, वो पकेगा, और पक करके क्या हो जाएगा, वह मजबूत हो जाएगा। बट मजबूत, इतना मजबूत भी नहीं होगा, बट इतना मजबूत हो जाएगा कि कुछ समय तक वह चलेगा, क्योंकि उसकी जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, मुलायम से कठोर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, एक बात और आपको यह बताना है कि भारत में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइएगा लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपसे बोला गया है पौधे का वह भाग जो दांत के दर्द के उपचार में, यानी जब दांत में जब दर्द होता है तो उसके उपचार में, उपयोग में लाया जा सकता है या किया जा सकता है। अब वो आपको बताना है कि सौंफ है, लौंग है, मेथी है, अफीम के बीज है। बताइए, कमेंट करके बताइए क्या है वो जो क्या है उपयोग में लेते हैं, बताइएगा, कमेंट करिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, सौंफ की बात करते हैं दोस्तों, तो सौंफ किसके लिए काम आता है, पाचन के लिए काम आता है। पाचन के लिए क्या है, सौंफ काम आता है। और आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी के लिए क्या, सौंफ की जरूरत पड़ती है। आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ मेथी की दोस्तों। अब मेथी किस लिए आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिख दे रहे हैं मेथी के लिए। मेथी क्या किस काम आती है, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, यानी जो बाल होते हैं आपके, बालों को झड़ने से रोकने में, झड़ने से रोकने में, यानी बाल जो है क्या है, झड़े ना। ठीक है, बाल जो है वो झड़े ना, झड़ने से रोकने में, झड़ने से रोकने में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और है वही बात करते हैं हम इसकी अफीम की, ये आपको बताना है। अफीम जो है बताना है कि किस काम में लिया जाता है। ठीक है, अफीम के बीज। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लौंग हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए लौंग के फायदे क्या होते हैं, बताइए। लौंग का जो तेल होता है, इससे क्या है, ये दर्द विनाशक है, सॉरी दर्द निवारण है। ये क्या है, दर्द का निवारण है। आपकी बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो तो लौंग का तेल लगाइए, तो वो क्या हो जाएगा, दर्द सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, बात करते हैं जो आपका लौंग है, ये क्या है, ये आपका क्या है, पेड़ का पत्ता है या फूल है या फल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है, ये क्या है, एक फूल है, यानी पौधे का क्या भाग है, ये फूल भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है, बताइए। यानी गेहूं के आटे से जब आप चपाती बनाओगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बताओ बताओ क्या करोगे।
चलो नीचे से स्टार्ट करना है। आटे को गूंदो के, ठीक है, आटे को गूंद कर उसकी लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए और आटे की छोटी छोटी लोइयां फिर बना लो। ये तो गलत हो गया यहाँ। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाओगे, आटे को नहीं गूंदोगे, आटे की छोटी छोटी लोइयां बना रहे। पहले क्या करोगे, आप आटे को गूंथोगे, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाओगे और लोइयों को बेलोगे और उन्हें आग पर क्या पका लोगे, और पकाने के बाद में सब जानते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका नृत्य से संबंधित है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है क्या होगा। कमेंट करिएगा। नृत्य के मुख्य रूप से मुद्रा और डैश 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 प्रदर्शित करती है। बताइए क्या प्रदर्शित करती है, ये आपको बताना है। क्या प्रदर्शित करते हैं बताइए। क्या नृत्य प्रदर्शन होता है? नहीं होता। आत्मविश्वास होता है? हाथों चेहरों की गति होती है? नहीं होता। क्या होता है? भावनाएं प्रदर्शित होती हैं। क्या होती हैं? भावनाएं प्रदर्शित होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 भी आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे बोल और सुन, यानी ना ही वो बोलना जानते हैं और ना ही वो सुनना जानते हैं, तो वह सीखते कैसे हैं, ये आपको बताना है। बताइए कैसे सीखेंगे? ना तो वो बोल पाएंगे और ना ही वो सुन पाएंगे, तो ब्रेल लिपि से सीखेंगे। ब्रेल लिपि से तो अंधे बच्चे सीखते हैं, जो क्या होते हैं, अंधे होते हैं। क्या होता है, अंधे बच्चों के लिए क्या होती है, ब्रेल लिपि होती है। तो ये वाला तो गलत हो गया। स्थानीय भाषा के माध्यम से, भाई जब वो बोल ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, तो उनको क्या पता स्थानीय भाषा क्या है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मातृभाषा से सीखेंगे, बट जब वो सुन ही नहीं पाएंगे तो उन्हें क्या पता उनकी मातृभाषा क्या होगी, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। सांकेतिक भाषा से वह क्या होंगे, सीखेंगे। बोल नहीं पाएंगे ना ही सुन पाएंगे, बट देख तो पाएंगे ना, और देखेंगे तो उन्हें संकेतों द्वारा उन्हें समझाया जा सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। अब प्रश्न नंबर 15 में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बताइए निम्नलिखित में से, आपका ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, इसमें आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। यानी ये जो आपको 4-5 दिए गए हैं, इनमें से कोई एक क्या भिन्न है, ये आपको बताना है। पहला क्या है, नदी है, पहाड़ है, झील है, तालाब है और झरना है। देखिए नदी में भी पानी होता है, ठीक है, झील में भी पानी होता है, झरने में भी होता है और तालाब में भी क्या होता है, पानी होता है। तो ये तो सब क्या है, पानी इनमें होता है। बट पहाड़ में पानी होता है क्या, तो आप कहोगे पहाड़ या पर्वत, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, इनमें पानी भरा रहता है, बट पहाड़ में पानी नहीं भरा रहता। अब पहाड़ की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कि नेपाल में जो है वो माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है। क्या सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। बट आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, यानी उसकी हाइट आपको बतानी है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, और स्टेटमेंट के आधार पर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। यानी बच्चे को बाल केंद्रित, यानी बच्चे को बच्चे की भाषा में सिखाई जाए, जिस प्रकार बच्चा सीखना चाह रहा है उसी प्रकार उसको सिखाना चाहिए। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, सही बात है। स्कूली वातावरण को बाह्य वातावरण से जोड़ना, ये तो बात सही है, तो पॉजिटिव है। यानी पहला जो है पहले में है, दूसरे में, तीसरे में, बट चौथे में नहीं है, तो चौथा गलत हो गया। रटने को हतोत्साहित करना, सही बात है। अगर यहाँ प्रोत्साहित लिखा होता तो ये गलत हो जाता। हतोत्साहित का मतलब रटने की जो प्रवृत्ति है उसे रोकना, बंद करना, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। सीखने के लिए किताबी शिक्षा का प्रस्थान, तो ये भी क्या है, बात सही है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, ये गलत हो गया। भाई प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और आप सीमाएं की बात कर रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो आपका चौथा होगा नहीं। तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 जो है काफी बड़ा है।
पहले इसके स्टेटमेंट देखते हैं, बाद में इसके ऑप्शनों को हम देखेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, इसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य हो सकता है। तो आपको बताना है विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप कहोगे भाई कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात है, भाई बच्चों को सीखने के लिए आप क्या करोगे, उन्हें थोड़ी बहुत टेंशन तो लेंगे, टेंशन ही चिंता करेंगे, तो चिंता करेंगे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं विकास उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये वाला बात तो पहला वाला क्या है, सही बात है, यानी फर्स्ट वाला करेक्ट है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी क्या है, करेक्ट है। ये वाला भी क्या करेक्ट है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना और ज्ञान के एक निश्चित निकाय प्राप्त के रूप में नहीं, यानी प्राप्त के रूप में नहीं का मतलब यानी उन्हें एक ऐसा विकास का रूप देना चाहिए जिससे क्या है बच्चे करके सीखें। तो ये वाला भी क्या है, करेक्ट है। निर्धारित पुस्तकों को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र, ये गलत हो गया, यानी पहला दूसरा और तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और जब पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा तो आप जानते ही हो कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप जानते हो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी आपको पॉजिटिव कथन चाहिए। अब पॉजिटिव जो है इनमें से 3 नेगेटिव होंगे और 1 पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव जो है वही आपको देखना है। यह एकल विषय आपको देखना है, ये वाला देखना है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव 4 से देखते हैं। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है, आप कहोगे गलत। एकल विषय पे क्यों? क्योंकि पर्यावरण जो है वो कई विषय से मिलकर बना है, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से और पर्यावरण शिक्षा से मिलकर के ये ईवीएस बना है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा याद करने की होनी चाहिए, गलत हो गया यहाँ। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है, इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषाओं और गणित के माध्यम से, भाषा और गणित गलत हो गया यहाँ। तो आपका एक ही ऑप्शन होगा, क्या? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के विषय के रूप में, यानी जो पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो कक्षा 3 से प्रारंभ होता है, और कक्षा 3 से प्रारंभ होता है तो उसके रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों का एकीकृत, ये वर्ड जो है दोस्तों पॉजिटिव है, कहीं पे भी मिल जाए तो तुरंत आंसर ठोक देना दोस्तों। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला गया है, भोपाल गैस कांड। अब भोपाल गैस कांड को क्या बोलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रासदी भी बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब आपसे बोला गया है इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है, यानी असत्य कथन जो है यानी नेगेटिव वाला चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए। अब आपको देखना है कौन सा है। भोपाल गैस की घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। आप कहोगे बात एकदम सही है, भोपाल गैस जो घटना हुई थी और भोपाल गैस जो घटना हुई थी ये भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं दोस्तों भोपाल की। भोपाल किसकी राजधानी है, ये आपकी एमपी की राजधानी है। किसकी राजधानी है, एमपी की राजधानी है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2-3 दिसंबर की रात 1984 में हुई थी। आप कहोगे ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह घटना मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी, ये भी बात सही है। भोपाल स्थित यूनियन प्लास्टर कंपनी, प्लास्टर कंपनी नहीं है, यूनियन कार्बाइड कंपनी, कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसमें क्या था कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया और उससे लगभग 15 से 16 हजार लोग क्या गए थे, मारे गए थे, ठीक है, क्योंकि ये जहरीली गैस फैल गई थी। तो आपका क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। तो ये गलत है, और जब ये गलत है तो आपसे क्या नेगेटिव वाला पूछा था तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टर कंपनी नहीं है, कौन सी कंपनी है, ये कार्बाइड कंपनी है। कौन सी? कार्बाइड कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में क्या बोला गया है, देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। बताइए क्या वास्तविक चुनौती है, परिभाषा और जानकारी है। परिभाषा गलत होता है, रटकर सीखना गलत होता है, ठीक है। अब धारणाओं का विवरण भी सही है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर, बट सही तो ये है
बट इससे भी ज्यादा ये वाला सही है, तो हम ये वाला रॉन्ग कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ क्या है, खुद करके सीख रहा है। क्या करके सीख रहा है, और करके सीखने पर क्या है, बल दे रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है? बताइए किस थीम में उपथीम शामिल है, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए किस थीम में उपथीम शामिल है। बताइए क्या परिवार और दोस्त में शामिल है, जल में शामिल है, कार्य और खेल में शामिल है, या भोजन में शामिल है? बताइएगा, बताइएगा किस में शामिल है, बताइए। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके थीम कितने हैं। थीम आपके कितने हैं? 6 थीम है, और 6 थीम तो हैं, बट 6 थीम कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं आपके 6 थीम? एक आपका कौन सा है? परिवार है। कौन सा है? परिवार है। और दूसरा थीम कौन सा है? मित्र और आसपास का वातावरण। क्या है दूसरा? मित्र। क्या है दूसरा? मित्र है। दूसरा क्या है आपका? तीसरा क्या है? भोजन है। क्या है? भोजन है। चौथा क्या है आपका? आवास है। क्या है? आवास है। पांचवा क्या है आपका? जल है। क्या है? जल है दोस्तों। और छठा क्या है आपका? ये आपको बताना है, वो क्या है आपका? यात्रा है। ये आपके क्या है? ये आपके थीम है। ठीक है, तो आप जानते हो कि इसमें किसकी बात हो रही है? उपथीम की बात हो रही है। और उपथीम इसमें क्या दोस्त लग गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपथीम शामिल है। उपथीम इसी में तो शामिल है, इसी में शामिल है आपके उपथीम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईवीएस में प्रमाणित एवं सार्थक यानी सही, सार्थक का मतलब क्या होता है? सही होता है दोस्तों, सही होता है। शिक्षण दिया जाता है या दिया जा सकता है। बताइए वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों के आकलन द्वारा। बताइए, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा होगा, बताइएगा। तो आपका होगा वर्णन द्वारा, ये तो बात सही है। वास्तविक संवाद द्वारा भी करेक्ट है। प्रयोगों के द्वारा, ये भी बात सही है। पर सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों को दिए गए उत्तर को आकलन सही और गलत के माध्यम से नहीं करना होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। और जब पहला दूसरा तीसरा आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, तो वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23। अब प्रश्न नंबर 23 में आपको बताना है कि जो यात्रा जो है, आप जानते हो यात्रा क्या है? थीम है। थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, अब सार्थक क्यों हो जाते हैं ये आपको बताना है। बताइएगा क्यों सार्थक हो जाते हैं। भाई यात्रा का मतलब क्या हो गया? भ्रमण हो गया। अब भ्रमण कहाँ हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर याद करने के लिए क्या ना, आप तुरंत ही देख के बता दोगे ये क्या है, ये गलत हो गया। यहाँ शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को रोका देना, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों को श्रव्य सामग्री दिखाकर आप करोगे ये यात्रा, नहीं कराओगे। मुद्दों के आसपास बहस आयोजित करना, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक शेयर जरूर करना और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है? बताइए, बताइए कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है? कमेंट करके आपको बताना है कि क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया या विश्व शब्दकोश। आप सब जानते हैं जब बच्चा बाहर अपने स्कूली ज्ञान को बाहर किसी ज्ञान से जोड़ेगा तो वो बच्चा सीखेगा, उसके मन में क्या प्रश्न उठेंगे और प्रश्नों को वो लिख करके अपने क्या शिक्षक से पूछेगा। तो विश्व शब्दकोश होगा नहीं, विकिपीडिया जरूरी नहीं है कि सब किसी के पास मोबाइल हो। भाई प्राथमिक की बात हो रही है और प्राथमिक में किस सभी बच्चों के पास मोबाइल कहाँ होता है, और रेडियो से होगा नहीं। क्या हो जाएगा? क्षेत्र भ्रमण से क्या है वह सीख सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 25। जल जो है थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। अब सीखा जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है वो आपको बताना है। और आपको ने इसमें तुरंत देख लिया, यहाँ दे दिया गृह कार्य, तो चौथा होगा ही नहीं, और चौथा इसमें गलत हो गया। अब क्षेत्र भ्रमण द्वारा सीखेगा, तीसरा तो होगा ही होगा। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद, अभी भी मैंने पढ़ाया। भूमिका का निर्वाह, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की।
प्रश्न नंबर 26 में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ईवीएस पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि। अब बताइए, या आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कि क्या होगा। बताइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। वे सूचनाएं और सीखने का एक प्रसिद्ध समृद्ध स्रोत है। बताइए क्या ये होगा। आप कहोगे ये वाली बात सही है, ये तो होगा। ठीक है, विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करते हैं। बात सही है। वे हमें अनुभवों को फिर से देखने का अवसर जो है क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तुरंत ये सही होगा। शिक्षकों द्वारा ईवीएस शिक्षण शास्त्र, गलत हो गया। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहला, दूसरा, तीसरा किसमें, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 की चर्चा करते हैं। एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से पढ़ाया जाने वाली नई अवधारणा से जोड़ने का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। और अधिक ज्ञान पर चर्चा करना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, अधिगम का स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना। यानी पहले से ही बच्चा सीखा हुआ है तो जो सिखाने का जो स्तर होगा वो क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता होगा नहीं, बी वाला होगा नहीं, ए वाला होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित का मतलब क्या है, यूटी नहीं है, यूटी नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखिए लद्दाख भी है, लद्दाख की सब जानते हैं राजधानी क्या है। अब बताइए लद्दाख की राजधानी क्या है, कमेंट करके मुझे बताइए कि लद्दाख की राजधानी क्या है। कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा लद्दाख की राजधानी क्या है। तो आप सभी कहोगे लद्दाख की राजधानी क्या है, आपकी लेह है, तो आप कह दोगे जम्मू कश्मीर की भी क्या है, राजधानी है। ठीक है, मणिपुर राजधानी नहीं है, चंडीगढ़ भी राजधानी है। अब चंडीगढ़ जो राजधानी है किसकी राजधानी है, एक आपकी पंजाब की राजधानी है। किसकी है, ये आपकी पंजाब की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है। और एक जगह की और है, वो क्या है आपका हरियाणा, यानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है आपका, चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। और पंजाब का भोजन का प्रसिद्ध जो भोजन है उसके बारे में तो चर्चा कर लें। बताइए पंजाब का प्रमुख भोजन क्या है, बताइए पंजाब का प्रमुख भोजन क्या है, ये आपको बताना है। बताइए क्या है, सब जानते हैं क्या है, मक्के की रोटी और सरसों दा साग। बात करते हैं सुल्तान जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये कहाँ है, सुल्तान, ये भी आपका कहाँ स्थित है, ये भी आपका हरियाणा में है, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक है, ये आपको बताना है। बताइएगा कौन है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका आंसर जो है कमेंट करिएगा दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या होगा। आप कहोगे भाई कच्चे तेल की बात हो रही है, अब कच्चे तेल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। उड़ीसा भी नहीं होगा, अब इसमें बिहार भी नहीं होगा, तो क्या है, गुजरात और तमिलनाडु है। और गुजरात और तमिलनाडु ये जो है, एक जो है इनमें से एक जो है, ये आपका गुजरात जो है ये आपका अरब सागर के तट पर स्थित है, अरब सागर पर स्थित है। और ये आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ी खाड़ी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। तमिलनाडु की और बात करते हैं। तमिलनाडु का क्या है, पोंगल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, त्योहार है, क्या है, पोंगल। ठीक है, गुजरात के क्या है, एक नृत्य गरबा, क्या है, गरबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30। अब प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा होगा। बताइएगा निम्नलिखित में से, मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ता हूं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी, यानी हमारी का मेरा हो गया मनुष्य, कौन हो गया, मानव, कौन हो गया, मानव हो गया, मानव हो गया, हमारी तुलना में 4 गुना अधिक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। बताइए, अब आपको पता होना चाहिए कि 4 गुना कौन देख सकते हैं। देखिए पक्षी की 2 टांगे होती हैं और 2 पैर होते हैं, तो क्या हो गया, 4 हो गए।
और 4 गुना कौन देख लेगा? मनुष्य देख लेगा। वहीं अगर पशु की बात करता है तो पशु के 4 पैर होते हैं और 2 आंखें होती हैं, तो इसलिए वो मनुष्य से कितने गुना ज्यादा देखते हैं? 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं। बात करते हैं हम बात कर रहे थे हम जो 4 गुना देख सकते हैं। देखिए मोर जो है देख नहीं सकता, ठीक है, 4 गुना ज्यादा नहीं देख सकता। ना ही कौवा देख सकता। कौवा जो होता है अपना घोंसला बनाता है, बट वो अपने लिए नहीं बनाता, वो कोयल के लिए बनाता है। तोता होगा नहीं, तोता होगा नहीं, ठीक है, बुलबुल होगी नहीं, क्या होगी? बाज, चील, गिद्ध। और गिद्ध को ही क्या बोलते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सफाई कर्मी भी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान रखना है चील के बारे में, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली, यानी ऊंचा ही पेड़ होना चाहिए और ऊंची ही डाली होनी चाहिए। वहां पर कौन बैठता है? चील बैठती है। और किसी भी पेड़ की किसी भी ऊंची डाली पर, किसी भी पेड़ की किसी भी ऊंची डाली पर कौन बैठता है? वो आपका कौवा बैठता है। कौन बैठता है? आपका कौवा बैठता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।